अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। माजी में नापसंदीदा जमातों को इक़्तिदार से बाहर किया जाता रहा है, उनके लिए सियासी ज़मीन तंग होती रही है और मौजूदा वक्त में भी यही अमल दोहराया जा रहा है। सियासतदान फेवरेट जमात का हो या ज़ेर अताब जमात का, लेकिन दोनों ही किसी न किसी वक्त ज़ेर अताब रहे हैं। जिस तरह सियासतदान ही अपने मुखालिफ रहनुमा को सियासी इबरत का निशाना बनाने में पेश रहे, लगता है कि दायरों का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। 2018 में तहरीक इंसाफ की खुशनुदी के लिए ज़ेर अताब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पीपल्स पार्टी थी, तो इस बार तहरीक इंसाफ निशाने पर है। इस जमात के जो भी रहनुमा गिरफ्तार हैं, उन्हें एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है तो किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम मुकदमात में ज़मानत हो भी जाए तो उन्हें MPO के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। इस दौरान अदालतें बीच बचाव कराए भी तो इस वक्त एक नया मुकदमा उन रहनुमाओं के इंतजार में होता है। सियासी गिरफ्तारियां, सजाएं तो पुरानी बात है, लेकिन हालिया दौर में जिस चीज़ का मजीद इजाफा हुआ है वो है बेरहमाना और अखलाक से गिरी हुई गिरफ्तारियां। कानून के मुताबिक कोई कितना बड़ा ही मुलजिम क्यों ना हो, लेकिन एक कायदे और कानून के तहत चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इसकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाती है। लेकिन इस बार पुलिस की जानिब से बगैर किसी खौफ के सियासी रहनुमाओं को इंतहाई तज़ीक आमेज़ अंदाज में गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अब की बार बड़े से बड़े कद के सियासी रहनुमाओं को भी धक्के मारते हुए गिरफ्तार करती है और किसी को गिरबान से पकड़कर घसीट कर अपनी गाड़ी में सवार करती है। किसी को इस तरह से डंडा बरदार फोर्स के ज़रिए से तकरीबन उठाकर गाड़ी में डाल दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाइयों की ताज़ा मिसाल शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में रिहा तो किया, लेकिन उन्हें अदालती हुक्म के बावजूद और MPO जारी करने पर सख्त सरजनिश के बावजूद नज़रबंद कर दिया गया। आज पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर्स वापस लिए गए, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की रूपकार जमा कराए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई के फौरन बाद GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल से बाहर आते हुए शाह महमूद कुरैशी ने जब भारी तादाद में पुलिस को देखा तो अडियाला जेल के गेट पर ही रुक गए और बाहर आने की बजाय मीडिया की तवज्जो पुलिस की जानिब मबजूल कराने लगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई, परवेज़ इलाही को जिस तरह से उठाया गया, फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर अदालतों में पेश किया जाता है, ये सब ना आज सही है और ना ही माजी में सही था। जो कुछ 2017 और 18 में दूसरी जमातों के साथ हुआ, आज उसका निशाना खुद PTI है। लेकिन किसी भी कानून साज को इस तरह गिरफ्तार करना किसी भी तौर पर काबिल कबूल अमल नहीं है। शाह महमूद की तहज़ीक आमेज़ गिरफ्तारी पर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की बेटी ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी हमारी पार्टी के अहम रकुन हैं और उनकी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी चेयरमैन PTI की नाअहली खत्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दायर करदा अपील कल मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में PTI की तोशा खाना फैसला मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक जो दरखास्तें वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला सामने आया और मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत में पेश आया। वकील शहबाज ने कहा कि तोशा खाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करें। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशा खाना केस कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशा खाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नाअहली से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरखास्त है कि तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सज़ा भी ख़त्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सज़ा ख़त्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सज़ा भी ख़त्म की गई। पूरी कौम इस केस को देख रही है, जिसमें बानी PTI को 3 साल के लिए नाअहल किया गया। अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सज़ा सुनाई। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आपकी दरखास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है, कर दें। 2 रुकनी बेंच के हवाले से आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता कि ये केस अहम नुकात से मुताल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फायज ईसा साहब भी आ जाएंगे। वकील ने कहा कि अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी दरखास्त के अंदर बहुत सी संजीदा इल्ज़ामात हैं। इस पर जवाब में वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि अगर बर वक्त केस दर्ज होता तो आज इतनी इमरजेंसी ना होती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत वाली दरखास्त हो सकता है कल मुकर्रर हो जाए। अब तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली हुई है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में PTI ने चैलेंज किया है। वो समाअत तो इस हफ्ते मुमकिन नहीं है, जैसे अदालत ने कह दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक मामला कल सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। दूसरी तरफ
जो सियासी जमातें हैं वो अपने तौर पर जोर लगा रही हैं। पीटीआई ने आज गढ़ी खुदाबख्श के अंदर इकट्ठ किया है, जहाँ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर न सिर्फ बिलावल भुट्टो ने अपना इंतखाबी मंशूर अनवेल किया है, बल्कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बड़ा सख्त मैसेज दिया है। बिलावल साहब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं, तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं, भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस इज्तिमा से खिताब किया। आज मैं कह सकता हूं भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। इंशाल्लाह जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें, थोड़ा लिहाज भी करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। अब एक तरफ पीटीआई कानूनी जंग लड़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में बाकायदा तौर पर उतर चुकी है, इंतखाबी मंशूर भी बेनकाब हो गया, अनवेल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? इंतखाबी मंशूर कमेटी के सरबरा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान साहब, सबसे पहले तो आज इस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें अदालत की जानिब से साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली, तो उसके बाद 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, क्या ये जस्टिफाइड है? लेकिन मसला ये है कि मैंने तो जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई पिछले दिनों और उन्हें हथकड़ी डाली गई और उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, तो मैंने सेनेट में खड़े होके PMLN का नुमाइंदा होने के बावजूद एहतजाज किया था और मैंने कहा था कि ये रविश गलत है, क्यों हथकड़ियाँ डालते हो, क्यों इस तरह से करते हो, अगर किसी का कोई जुर्म है तो तरीके सलीके से काम करो। मैंने ये याद नहीं कराया था कि मुझे कैसे घर से घसीट के निकाला था इन्होंने 2019 में, और मुझे कैसे हथकड़ियाँ डाली थी और मेरी बीवी को कैसे ज़ख्मी किया था। ये कहानियाँ अगर खान साहब के दौर में हो रही थी तो इस दौर में नहीं होनी चाहिए। मैं कल भी बुरा समझता था, मेरे गिरफ्तारी की या मेरे अमल की वज़ीर आज़म समेत, वज़रा समेत PTI के किसी नुमाइंदे ने कभी मजम्मत नहीं की थी। हम मजम्मत कर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा, ये कोई महज़ब रियासत जो है उसको ऐसे करना चाहिए। मजम्मत की थी, बिल्कुल वो कंडेमनेबल था और हम आज भी उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, इरफान सिद्दीकी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, आज ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये मेरे इल्म में तो नहीं है कि कौन कर रहा है। उस वक्त, आजकल तो एक निगरान हुकूमत है, आप उनसे पूछिए, वज़ीर इत्तलात से पूछिए या कोई नुमाइंदा है तो उनसे पूछिए। मुझे इतना याद है कि मेरे 4 साल दौर में खान साहब की हुकूमत थी और खान साहब से किसी ने नहीं पूछा था, किसी अदालत ने नहीं पूछा था, किसी उनके नुमाइंदे ने नहीं पूछा था। लेकिन ये कोई दलील नहीं है कि कल अगर मेरे साथ ज़्यादती हो रही थी या दूसरों के साथ ज़्यादती हो रही थी या किसी पे चर्च डाली जा रही थी या किसी पे एफिड्रीन डाली जा रही थी, ये कोई दलील नहीं है। कल अगर गलत होता रहा है, खान साहब के दौर में बहुत सी गलत रिवायतें बनी हैं, उन्होंने खड़े होके कहा, बिल्कुल, 2 wrongs can never make right ना सर, ये जस्टिफाई, अगर कल गलत था तो आज भी गलत है। आप ये कह रहे हैं कि निगरां हुकूमत मौजूद है, निगरां हुकूमत से मुताल्लिक तासुर ये है कि वो नून लीग की बी टीम है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि निगरां हुकूमत अगर कर रही तो नून लीग की बी टीम बन के कर रही? पे तो जो क़यामत आज तक टूट रही है, वो FIR दर्ज कराई थी खान साहब ने, वो पटिशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसी पटिशन के तहत नाली हुई, उसी के तहत रेफरेंस बने, उसी के तहत सज़ाएँ हुई, उसी के तहत हम आज तक सज़ाएँ भुगत। हम तो नहीं गए यार, हम कहाँ गए हैं कोई केस लेके, भाई इनको तोशाखाना में पकड़ लो या इनको किसी और केस में पकड़ लो या इनको 190 मिलियन पाउंड में पकड़ लो। हमने कोई केस नहीं किया, हमने कोई FIR नहीं दर्ज कराई, ना ये हमारी A टीम है ना B टीम है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा पता नहीं आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महज़ब रियासत को ये ज़ेब नहीं देता है। गिरफ्तारी के अच्छे तरीके भी हैं, महज़ब तरीके भी हैं,
हथकड़ियाँ डालना, लटकाना, मुंह पे कपड़े डालना, घसीटना। देखिए ना, तहरीक इंसाफ तो आज ये मुतालबा कर रही है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है इरफान सिद्दीकी साहब? किस जमात को मुयसर नहीं, आप बताइए मुझे। किसी जमात का नाम लीजिए, दावे को छोड़ दीजिए कि कौन क्या दावा कर रहा है। किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त नहीं थी जब 2018 में नवाज शरीफ भी जेल में था, मरियम भी जेल में थी, जब जज घरों में जाके कह रहे थे कि इनको ज़मानत ना दो, इनकी हमारी 2-2 साल की मेहनत ज़ाया। यार हमारे तो मुकदमे शुरू होते थे सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट पे ही ख़त्म हो जाते थे, हमारी तो कोई अपील भी नहीं थी। आज तो एक फ़ैसला नीचे होता है, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, इंसाफ का एक अमल है, जारी है। हमें वो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड थी तो आज तो उससे 1000 गुना। अब कल तक ये कहा ये हमारे नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, हमारा मुझे बताएं कि कहाँ नॉमिनेशन। आज आप अखबारों में देखें, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर जो आए हुए हैं वो पीटीआई के नाम से आए हुए हैं, कोई दूसरी जमात उसके बराबर भी नहीं है, हम पल्ला भी नहीं है। तो प्रोपगंडे को जाने दें, आप तो साफी लोग हैं, आपकी आंखें खुली हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में हालात आपके लिए ठीक नहीं थे, आप कॉर्नर्ड किए गए थे पॉलिटिकली, लेकिन क्या आज हालात नून लीग के लिए अक्सर तब्दील हो गए हैं, हालात ठीक है? रावी चैन लिख रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हमें वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है जो किसी दूसरी जमात को मिल रहा है। हमारे साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलूक नहीं हो रहा है। अगर बाकियों के नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, हमारे भी हो गए हैं। आज भी इस वक्त भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो गढ़ी खुदा बख्श में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, जिसमें पीपीपी के लीडर खिताब कर रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसको रिलीफ नहीं मिला, निशान छीना गया, उनको निशान वापस मिल गया, नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, वो अपना दें, टिकटें बांटें और इलेक्शन लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं हो सकता है कि हम घरों में जाके उनके लिए वोटर भी भर के लाएं और बक्से भी भरें, और जो 2018 में भरे थे तो फिर कहें जी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये नाम ने उस वक्त चाहा था ना। गढ़ी खुदाबख्श में जो हो रहा है, मैं उस तरफ आता हूँ, और इंतखाबी मंशूर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जारी कर दिया है, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आज ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं? अगर PMLN अक्सरियत लेती है और वफाक में हुकूमत बनाती है तो पार्टी का, रेहान साहब, फैसला यही है, मुस्लिम लीग नून का फैसला यही है कि नवाज शरीफ साहब को हल्फ उठाना चाहिए और वजारत उज़्मा की मसनद पे बैठना चाहिए। और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है कि कोई अपने आप को पेश करे कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, या ऐलान करे जलसों में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। तो जिसको पार्टी अभी तक जो फैसला है वो तो यही है कि मियाँ साहब होंगे। देखिए ना, ऑन ग्राउंड इस वक्त प्रैक्टिकली तमाम तर जमातें एक्टिव हो गई हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक इंडोर कैंपेन चला रही है? देखिए, आज बिलावल साहब ने भी इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी बता दिया है अवाम को कि वो किस बयानिए के तहत उतरेंगे 2024 के इंतखाबात में। तो नून लीग अभी तक कितनी साइलों में या इंडोर कैंपेन क्यों जारी रखे हुए हैं सर? हम इंडोर कैंपेन हमारी कोई नहीं है, हम इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर हैं। हमने मंशूर कमेटी बनाने के बाद हमने 40 ज़ैली कमेटियां बनाई जो मुख्तलिफ शोबों में काम करें। उन्होंने अपनी अपनी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की और बड़ी वसी तर किस्म की मुशावरत की। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फिर ये टिकटों की तकसीम का अमल शुरू हुआ। नवाज शरीफ खुद बैठे, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब बैठे, वो एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया। ये सिलसिला 2 या 3 दिन और जारी रहना है। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ जनवरी इंशाल्लाह आपको हम नज़र आएंगे, सड़कों पे भी नज़र आएंगे, जलसों पे भी नज़र आएंगे। और देखिए ना, आप इंतखाबी मंशूर कमेटी के सरबराह हैं। एक बयानिया था वोट को इज्जत दो, फिर उसके बाद मफाहमती बयानिया इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बयानियों में शिफ्ट की वजह से नून लीग की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई हुई? अगर हुई है तो फिर आप किस इंतखाबी मंशूर के तहत ख़ासतौर पर क़यादत को भी और नून लीग को कहेंगे कि मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि आप तो मंशूर कमेटी के सरबराह हैं? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि मुफ़ाहमती बयानिया या मुज़ाहमती बयानिया ये तकसीम में मेरे जहन में तो नहीं है, आप लोगों ने तकसीम कर रखी है। जब कोई ये कहता है कि वोट को इज़्ज़त दो, तो ये क्या किसी से लड़ाई करता है? वो किसी से मज़ाहमत करता है? वो किसी के वजूद की नफ़ी करता है? वो
आइन के तकाज़ों के मुताबिक बात नहीं कर रहा होता। वो कानून क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, यही कहती है ना कि वोट को इज्जत दो। जब मैं कहता हूं कि वोट को इज्जत दो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी इदारे के खिलाफ तलवार लेके खड़ा हो गया हूं। वो खुद चाहते हैं कि वोट को इज्जत होनी चाहिए। और अगर कोई मुफाहमत की बात करता है तो मुफाहमत का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी दुश्मन के सामने हथियार डाल रहे हैं या किसी दुश्मन के नैरेटिव को कबूल कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस्तिलाहात जो वज़ा कर ली गई हैं हमारे मीडिया के अंदर, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, रही ये बात, हमारा बयानिया मौजूद है, ये मंशूर के अंदर भी आएगा। वोट को इज्जत का मतलब अवाम के वोट की इज्जत अफजाई है, सिविल जो अथॉरिटी है उसकी सुपरमेसी है, आइन की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, जमहूरियत की सुपरमेसी है। हम इससे दस्तबरदार नहीं हुए और ना होंगे। ये हमारे नज़रिए के अंदर है, हमारी सरिश्त के अंदर है, हमारी खसलत के अंदर है, लिहाजा इससे हम दस्तबरदार नहीं हो रहे। रहा ये कि मुफाहमत, हमारी कभी किसी से कोई जंग नहीं थी। अगर कोई हमसे चुटकी लेता था तो लेता रहता था। हमने अगर कहीं पे किसी कोने खुदरे में जा खड़े हुए हैं दिफाई पोजीशन में तो उसको भी जंग नहीं समझना चाहिए। ये एक ही मुल्क है यार, इसमें हम सब एक हैं। वोट को इज्जत दो को आप लोगों ने या मीडिया ने अगर ये समझ लिया है कि ये कोई फौज मुखालिफ नारा है या किसी और के मुखालिफ नारा है, लेकिन आप नहीं समझते कि दिफाई पोजीशन पर जाने से नून लीग की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई? हम दिफाई पोजीशन से, एक तो मैं समझ नहीं रहा कि दिफाई पोजीशन से आपका क्या मकसद है। मैं ये भी नहीं समझ रहा कि हम अपने नारे की या अपने नज़रिए की या अपने उसूल की या अपने आदर्श की या अपनी रवायात की कोई नफ़ी करते हुए किसी ऐसी मुफाहमत में चले गए हैं जिसे सरेंडर कहना चाहिए या दस्तबरदारी कहना चाहिए अपने नज़रिए से। ऐसा तो है नहीं। हमारा वोट बैंक जो है इस चीज़ को समझता है। आज भी आप जो अभी होले होले सर्वे आना शुरू हो गए हैं, वो आप देखिए जो वोटर होता है ना, वो इन बहस व तमीज़ में बहुत कम पड़ता है। वोटर को वो महंगाई चाहिए जो नवाज शरीफ के दौर में 3% थी और आज आप 44% पे ले गए। नवाज शरीफ के ज़माने के बिल चाहिए उन्हें। नवाज शरीफ के ज़माने की 50 रुपए किलो चीनी चाहिए लोगों को। नवाज शरीफ के ज़माने की गैस के बिल चाहिए आपको। बयानिए आपके धरे रह जाएंगे। ये आपकी मेरी बहस मुबाहिसे के लिए है। जाके गली में पूछें कि बयानिया क्या है, वोट क्या है, दूसरा क्या है। लीस्ट बादर्ड लोग नहीं है बादर्ड। लोगों को अपने इश्यूज चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, खातीन को इज्जत चाहिए, अपने नामूस की हिफाजत चाहिए वर्किंग प्लेसेस के अंदर, और रोटी चाहिए, दाल चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, वालदैन का इलाज चाहिए। दीज आर द इश्यूज। और ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने, शाहबाज मैं इरफान साहब मकबूलियत के हवाले से अपने ज़रा सवाल को रिफ्रेज कर देता हूँ ना। असल में कुछ सियासी अकाबरीन भी, फैसल वोडा साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, उनका कह रहा था कि सर्वेज की अगर बात की जाए तो नून लीग को खुला मैदान देखकर देख लिया है, लेकिन खाली मैदान में भी नून लीग चौथे नंबर पर आ रही है, तो क्या करें। तो पॉपुलैरिटी जिसकी तवक्को थी कि कायद मुस्लिम लीग नून आएंगे ऑन ग्राउंड तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो तो दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिकली। मुझे नहीं मालूम कि किस उस तजिए का आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा हम निचले नंबर पे आप दिखा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम किस नंबर पे हैं, और हमें अच्छी तरह आवाम की पल्स का भी अंदाज़ा है, हमें अच्छी तरह आवाम की फीलिंग्स का भी अंदाज़ा है। हम आवाम के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, शऊर है, उस पर भी यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमें वक्त मिला और 8 फरवरी के बाद मैं आपके साथ प्रोग्राम कर सका तो फिर इस पे बात करेंगे। अच्छा, लास्टली, अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो क्या मखलूत हुकूमत होगी इरफान सिद्दीकी साहब, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी? व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए रेहान साहब, जहाँ तक जमातों का ताल्लुक होता है, हम भी भरपूर जिद्दोजहद करेंगे, दीगर जमातें भी भरपूर जिद्दोजहद करेंगी। ख्वाहिशें या ख्वाब या आरज़ुएँ और तमन्नाएँ ये एक अलग चीज़ होती है। अमली हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ अलग चीज़ होते हैं। हमारी यकीनन ख्वाहिश होगी कि हम शायद 2/3 से गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन क्या हम सिंपल मेजॉरिटी ले सकते हैं या उसमें भी कोई कजी कमी रह जाती है? कोई दावा मैं नहीं करना चाहता। हम ये दावा करने की पोजीशन में जो ज़मीनी हकीकतें हैं कि इंशाअल्लाह PMLN जो है वो सर फहरिस्त होगी, लेकिन
कितनी बहुत कंफर्टेबल हो। इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला गुल साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, और उस वक्त 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉर्नर थी तो उस वक्त अदालतें भी वही फैसला दे रही थी जो मुक़्तदिर हल्के चाह रहे थे। उस वक्त अदालतें एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम कर रही थी। आज क्या सूरत हाल बिल्कुल फ़र्क हो गई है, और अगर है तो क्या ये कोई प्रोडक्टिव अमल है रियासत के लिए या काउंटर प्रोडक्टिव होगा? इस सारे मामले पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर्ड किया जा रहा था और उस वक्त तासुर ये था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पर है। क्या आज जिस अंदाज में रिलीफ मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को मुसलसल, क्या अदालती और मुक़्तदिर इदारे मुख्तलिफ पेज के ऊपर है, फ़र्क सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अदलिया और स्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा ही तकरीबन एक पेज के ऊपर रहे, लेकिन फिर ये देखने में आया कि एक वक्त था जब अदालत और स्टैब्लिशमेंट मिल के हुकूमत वक्त को जो है उसको राह रास्त पर रखने की कोशिश किया करते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अदालत और हुकूमत एक तरफ हो गए और स्टैब्लिशमेंट जो है वो तन्हा हो गई। ये भी हमने माजी की हुकूमत के अंदर देखा और ये बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन बहरहाल अभी मसला ये है कि अगर अदलिया ने कोई ऐसा काम किया तो अदलिया को इसके ऊपर जो है जवाबदेह होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अदलिया का 140वां नंबर आ जाना ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस दाग को धोने के लिए अदलिया को ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तो खास और आम का जो तासुर है वो मिट जाए। कहीं किसी को ये ना हो कि किसी के लिए गाड़ी में रजिस्टर जा रहा है हाजिरी के लिए और किसी को एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस्तिस्ना मिल रही है या उसकी जो जमानत है वो कबूल हो रही है। मेरा ख्याल है कि अदलिया के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हम देखते हैं जो अदलिया माजी के अब्दुल्ला गुल साहब, मैं जरा अंदर अपने सवाल को रिफ्रेज कर देता हूं। देखिए, आज बानी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई जो मुक़्तदिर हलकों के ज़ेरे अताब समझे जाते हैं, लेकिन जब वो अदालतों में अपने केसेस लेके जाते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है। वो पेशावर हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो क्या समझा जाए कि मुक़्तदिर हलकों की तरफ से ज़ेरे अताब पीटीआई और बानी चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से रिलीफ इसलिए है कि दोनों फर्क पेज पे हैं, यानी कंसर्न क्वार्टर्स फर्क पेज पे हैं, अदलिया फर्क पेज पर है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? मैं यही गुजारिश कर रहा था। अगला जुमला आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। ये देखिए ना, हकीकत यह है कि इस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि जो रियासत है वो जो जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, वो पाकिस्तान चला रही है। ये गलत है। इस टाइम पे तो अदलिया चला रही है। जिस जगह कोई आदमी जुर्म करता है, कानून तोड़ता है, वो पाकिस्तान के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाता है, दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस होता है, उसके लोगों के ऊपर जो है बाकायदा उनकी ऑडियो और वीडियोस मौजूद होती हैं जिनको वो फोरेंसिक करने से कतराता है, तो फिर उनको रिलीफ देना, और वो भी कभी गुड टू सी यू कोई कहता है, कोई उनको जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराने की देता है, कोई उनको मर्सिडीज गाड़ियों का प्रोटोकॉल देता है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश तो नहीं है, ये तो अदलिया जो है वो चला रही है। कभी वो सिटिंग जर्नल्स को जो है वो निशाना बनाते हैं, कभी जो है वो रिटायर्ड जो जर्नल हैं उनके ऊपर आवाजें कसते हैं, उनको तरह तरह के इल्जामात दिए जाते हैं। यही अदलिया के अंदर क्या जनरल असलम बेग साहब नहीं गए थे? क्या इसी अदलिया ने जो है एडमिरल मंसूर को सजा नहीं दी? लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या पब्लिक प्रेशर के अंदर आएंगे? हमें तो वो शाह साहिबा की जो ऑडियो लीक थी उसके ऊपर भी जो है वो एतराज है। इसी तरीके से एक मखसूस जज साहब जो थे वो हाई कोर्ट लाहौर के अंदर वो जो फैसला होता था, जो मुकदमा पीटीआई का होता था, वो उन जज साहब के पास जाता था और फिर उसका अच्छा, देख रहे हैं, ये आप माजी करीब की अदलिया की बात कर रहे हैं। अब माजी करीब की अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट का फर्क पेज पे होना खासा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। आज अगर अदलिया और मुक़्तदिर इदारे या एस्टैब्लिशमेंट फर्क पेज पे है तो क्या ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होता हुआ देख रहे हैं आप?
बिल्कुल, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये अदलिया जो कर रही है, देखिए ना, अगर एक तरफ आप जो है वो दहशतगर्दी और बाकी सारे मामलात को सामने नज़र रखें, तो एक मेरे ख़्याल में इंतहा का ज़्यादा दबाव है इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के ऊपर। दूसरी तरफ अदलिया का इस तरह से उन लोगों को, उन अनासिर को रिलीफ़ देना, जो शरपसंदी करते हैं, जो एक तरफ जेल से बैठ के ख़त तो ज़रूर लिख सकते हैं कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं पाकिस्तान में, उनके इनखला के लिए आप हमदर्दाना जुमले अपने खतूत में लिख सकते हैं, लेकिन 23 लोग जब डीआई खान के वाक़े के अंदर शहीद हो जाते हैं, हमारे बेहतरीन जवान और अफसरान, उनके लिए आपके पास कोई बात नहीं है, तो फिर इसका तो बड़ा वाज़ेह मतलब है कि आप एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसका निशाना जो है वो पाकिस्तान की रियासत है। नहीं, लेकिन आपका अब्दुल्ला गुल पाकि साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अदलिया क्या कह रही है? चलिए, अब अदलिया ये कह रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर नहीं करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए। अदलिया ये कह रही है कि इंतखाबात को 8 फरवरी पे होना चाहिए और 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। अदलिया ये कह रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जो इंतखाबी निशान वापस लिया गया, अब ये भी विच हंटिंग के मुतरादिफ है, उसको उस इंतखाबी निशान वापस मिलना चाहिए। तो क्या समझा जाए कि अदलिया गलत कह रही है या अदलिया ठीक नहीं कर रही है इन इट्स ओन नहीं, 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 कंडक्ट? नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। ये अदलिया जो बात कर रही है ना, ये इसके अंदर कुछ सदाकत नहीं है उस तरह की, जिस तरह से होनी चाहिए। मेरा ख्याल है अदलिया का जो सबसे बड़ा इशू है, वो एक तो पहली बात ये है कि जो आपने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जनवरी के तीसरे हफ्ते पे उस पे बहस होगी, और फिर अभी तो ये कह देते हैं। देखिए ना, अदलिया का एक बड़ा आसान तरीका है कि जब अदलिया जो बोलती है उसके ऊपर अमल नहीं करती। हमने तो माजी में यही देखा है। दूसरी बात, जो इस टाइम पे बल्ले का निशान की बात कर रहे हैं, भाई आइन पढ़े ना, आप कानून पढ़े। वो उसके ऊपर मेरे तंजीम का, मेरी पार्टी का पहले सिंबल लैपटॉप था, अब उन्होंने उठा के जो है हमें जो है वो सूरजमुखी का फूल दे दिया है। तो ये तो बड़ा वाज़े इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है कि वो किस पार्टी को कौन सा सिंबल दे। ये कोई अजारादारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर चीज को अदलिया के अंदर घसीटेंगे तो फिर जो एक रियासती इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी क्या अफादियत रह जाती है। यही इलेक्शन कमीशन था जब 10 का इलेक्शन के अंदर आपको ये शूट करता था, लेकिन अब के इलेक्शन में आपको शूट नहीं करता। भाई जिन लोगों के ऊपर कोई मुकदमात हैं, जिनके ऊपर जो है क्रिमिनल मुकदमात हैं, जो कोई ऐसे क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों को आप इलेक्शन लड़ने देंगे, तो फिर इसका मतलब है फिर तो आप टीटीपी वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें, चाहे उनको भी मौका दें। ऐसा काम तो सिर्फ देखे ना, इससे पहले जीएचक्यू पे हमले जो है वो तो टीटीपी ने किए थे ना, इसके अलावा तो किसी ने नहीं किए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ये क्यों समझ नहीं रहे। अभी मैं आपकी जरा इसकी बात की मजीद एलैबोरेट कर देता हूं। जब तहरीक लब्बैक ने ये काम किया था, तो किसने उनको जो है तहरीक लब्बैक को, हालांकि उनका तो इस तरह से कोई वाकया भी नहीं हुआ था, लेकिन तहरीक लब्बैक को किसने जो है कॉर्नर कर दिया था, किसने कालादम करार दे दिया था, किसने जो है वो वाकया जो सानिया हुआ था यतीम खाना चौक वाला, वो कौन उस टाइम पे लोग थे। तब मतलब ठीक था और अब जो है वो गलत है। उस टाइम पे अदालत ने क्या फैसले दिए थे वो भी जरा अदालत बता दी। हालांकि वो तीसरे नंबर के ऊपर वोटिंग उनकी ज्यादा थी, तीसरे नंबर पे उन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए थे। मेरा ख्याल है कि ये जो मफरूजा बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि नहीं जी वो अदलिया जो है, नहीं, अदलिया बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो एक खास लाडले का जो टच है वो मेरे ख्याल में दिया जा रहा है एक मखसूस तो पार्टी को। फिर अब्दुल्ला गुल साहब, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी बनने जा रही है? फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना किसे होगा? क्योंकि तासुर इस वक्त ये है ना कि मुस्लिम लीग नून लाडली जमात है, या नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर द 4th टाइम। क्या हालात बदल भी सकता है? देखें, हालात तो पाकिस्तान की सियासत है, ये तो पलटा खाती है। और मैं ये समझता हूं कि पहली बात है कि जो जिस तरह से केपी और बलूचिस्तान में जो मुश्किलात हैं और सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इलेक्शन करवाना इस वक्त उन दो सूबों में मेरे ख्याल में ये एक बहुत कठिन मरहला होगा। बलोच मुजाहिरीन इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं। इनमें से कुछ मुजाहिरीन वो हैं जिनको पहली रात इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालती मुदाखलत पर कुछ को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी 34 अफराद जेल में हैं जिनकी शनाख्त परेड होना बाकी है।
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक समाअत हुई तो अदालत ने बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के 29 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म दिया। बलोच मार्च के शुरका के वकील अताउल्लाह कुंडी ने दलाइल देते हुए कहा कि बलोच मार्च के शुरका जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया गया। मार्च के शुरका पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल और तशद्दुद किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि कितने बलोच मुजाहिरीन गिरफ्तार हैं। वकील अताउल्लाह कुंडी ने जवाब दिया कि अब भी 34 बलोच मुजाहिरीन पुलिस की तहवील में हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 196 बलोचों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 162 जमानत पर हैं। मुजाहिरीन में से ज़हीर बलोच अब तक नहीं मिले। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशन से कहा कि एहतजाज से निपटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। अगर एसएसपी के हाथ बंधे हुए हैं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को रेड जोन में भी पैम्पर नहीं किया जाता? कुछ मुजाहिरीन को अहकामात पर पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। क्या बलोच मुजाहिरीन ने तनसीबात पर हमला किया? एसएसपी ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि जो 34 तलबा गिरफ्तार है उनकी शनाख्त परेड मजिस्ट्रेट को करनी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि आईजी इस्लामाबाद के बयानात में तजादात हैं, इन बयानात पर रिपोर्ट तलब की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में क्या कहा था? अंग्रेज़ ने बलोच के बारे में कहा कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। इस मुल्क में तब कुछ नहीं होता जब तक कुछ हो ना जाए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना आसान है, मुजाहिरीन में से कोई भी बलोच लापता नहीं है। बलोच मार्च के शुरका के वकील ने इस्तदा की कि अदालत रिपोर्ट मांगे कि मुजाहिरीन में से 50 से ज़ायद ख़वातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। वकील अताउल्लाह कुंडी ने दरख्वास्त की कि अदालत ख़वातीन बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक़ हामिद मीर के बयान को देखे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि ज़हीर बलोच की ज़मानत हो चुकी है, मचल के जमा ना होने पर उन्हें रिहा नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 34 बलोच तलबा की आज ही परेड का हुक्म दे दिया और इस्लामाबाद पुलिस से जो ख़वातीन बलोच मुजाहिरीन है उनकी रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में 20 साल बाद 1000% तक का इजाफा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अवामी आगाही के लिए फीसों में इजाफे का इश्तिहार भी जल्द शाया कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से नई फीसों का इतलाक हो जाएगा और पहले लर्नर लाइसेंस के लिए फीस 60 रुपये मुकर्रर थी, ताहम हुकूमत ने अब इसे 500 रुपये कर दिया है। मोटरसाइकिल की 5 साल फीस 550 रुपये मुकर्रर थी, अब शहरियों से लाइसेंस के लिए हर साल 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शे की 5 साल फीस 550 रुपये मुकर्रर थी, अब हर साल 500 रुपये मुकर्रर किए गए। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपये थी, अब 1800 रुपये हर साल वसूल होंगे। लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 950 थी, अब हर साल 2000 वसूल किए जाएंगे। और हैवी ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 450 थी, अब हर साल 2000 रुपये देना होंगे। ट्रैक्टर लाइसेंस की 5 साल फीस 450 थी, अब हर साल 1000 वसूल किया जाएगा। कमर्शियल ट्रैक्टर की 5 साल फीस 450 थी और अब हर साल 1500 रुपये देना होंगे। माजूर अफराद की लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपये मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी है। पब्लिक सर्विस व्हीकल की 5 साल फीस 450 रुपये मुकर्रर थी, अब हर साल 1500 रुपये देना होंगे। और बाकी कैटेगरीज की ड्राइविंग लाइसेंस फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है और इन नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी होने जा रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए खैर, अल्लाह हाफिज़।